नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज के क्लास में हम आर्थिक समीक्षा अर्थात इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा सा भारत का ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा समरी आज हम देखने वाले हैं। अर्थात आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम आपको किन किन पॉइंट को पढ़ना होगा एग्जाम में जाने से पूर्व, चाहे अमीन का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो, या व्यापम के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मिनिमम इतना आपको देखकर जाना है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे आज का क्लास। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत की अभी वास्तविक जीडीपी दर 2024-25 के लिए जो अनुमानित है वो है आपका 6.4%। ठीक है, ये अनुमानित है। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 6.3 से लेकर 6.8% का जो जीडीपी ग्रोथ दर है वो अनुमानित है। और ये सब जो डेटा है वो मैं ऑफिशियल वेबसाइट और डॉक्यूमेंट वगैरह पीडीएफ से ही उठाया हूँ। तो बिल्कुल आंख बंद कर सब कुछ यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्रवार प्रदर्शन भी पूछा जाता है। जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब भारत में कुल जितने भी तरीके से पैसा आता है भारत की भूमि पर, चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र से हो, चाहे सेवा क्षेत्र से हो, तो उसका जो ओवरऑल विकास दर अनुमानित है वो मैंने आपको बता दिया 6.4%। अब कई बार क्या पूछा जाता है, क्षेत्रवार प्रदर्शन या क्षेत्रवार भागीदारी भी हम कहते हैं कि कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है वो कितनी रही, ठीक है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी वो कितनी रही, या फिर इसको और अलग तौर से भी पूछ दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र में कितना वृद्धि अनुमानित है पिछले के कंपेयर में, अभी कितना वृद्धि अनुमानित है, या औद्योगिक क्षेत्र में कितना अनुमानित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि अनुमानित है वो 6.8%। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ भारत के परिप्रेक्ष्य से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस एक स्लाइड के बाद हम छत्तीसगढ़ में आएंगे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 6.2% और सेवा क्षेत्र के लिए 7.2% अनुमानित है। तो छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए मिनिमम भारत से संबंधित इतना ही 2-4 फैक्ट याद रखिएगा। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण पर। तो जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का ऑफिशियल पीडीएफ है उसको शब्दशः हम समराइज करने वाले हैं। मतलब उसमें जो कुछ लिखा है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है आपके लिए, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो लिया है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के ऑफिशियल पीडीएफ से लिया गया है। अब ये आप मत करिएगा कि सर इस बुक में ये लिखा है, उस बुक में वो लिखा है, ठीक है। कभी कभी क्या है, बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक होता है या फिर कहीं और का डेटा भी लिख दिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के पीडीएफ में भी छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताई गई है, उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का जो है शाब्दिक अर्थ होता है 36 किलो का गढ़। ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट पढ़ लेते हैं। ये 7 अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसको मैंने भूगोल की क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। और ये एक भू आवेष्टित प्रदेश है। भू आवेष्टित प्रदेश का ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ की सीमा भारत के अलावा किसी अन्य देश से नहीं लगा हुआ है, ना ही किसी समुद्री सीमा से छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में कुल संभाग है आपका 5 और जिलों की संख्या है 33। भगवान श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, कौशल्या माता का जन्म स्थान, ठीक। इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया 26वें राज्य के रूप में। जब इसकी स्थापना की गई तो छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य के रूप में उभर कर सामने आया 1 नवंबर 2000 को। 2000 में 2 और नए राज्य बनाए गए छत्तीसगढ़ के साथ साथ, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। उत्तराखंड जब बना था उसका नाम उत्तरांचल था। तो छ उ झ ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैं ट्रिक से भूगोल की क्लास में बताया था कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये जो है 2000 में तीनों राज्य बनाए गए। छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 192 भी लिख दिया जाता है। अब वही बात मैं बता रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऑफिशियल पीडीएफ में जो लिखा है वो पढ़ा रहा हूँ। आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 191 ना दिखे तो 192 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि देश के कुल भूभाग का कितना परसेंट है छत्तीसगढ़ का भूभाग, तो 4.1%, 4.11% भी इसको हम लेते हैं। प्रदेश का
जो वन क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल, देखिए कुल भूभाग तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्रफल कितना है, तो वन क्षेत्रफल है 59,820 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से, और कहीं पे अपडेट ये भी दिखता है कि 59,826 भी है, लेकिन हम अगेन बात कर रहा हूँ, मैं आपको अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप ध्यान रखिए कि 820 लिखा गया है। अगर 826 ध्यान में रखें तो अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 820 लिखा गया है। ठीक है, तो प्रदेश के कुल भूभाग का ये कितना परसेंट है, 44.25% है। कुल भूभाग इतना है, जिसमें से वन क्षेत्रफल इतना है, तो 44% जो है वन से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि राज्य वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है देश का चौथा स्थान रखता है। अब वन क्षेत्रफल और वन आवरण, इसको समझिए। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वन क्षेत्रफल, यहाँ पर हमने लिखा है वन आवरण। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वन सबको, हर एरिया को, चाहे वहाँ पर पेड़ पौधा हो ना हो, सबको हम वन नहीं कहते। वन उसी जगह को कहते हैं जो कानूनी तौर पर घोषित क्षेत्र होता है वन के रूप में। तो वन क्षेत्रफल जो कानूनी रूप से वन घोषित होता है उसको हम वन क्षेत्र कहते हैं। हमेशा पेड़ पौधों से वो ढका रहे ये ज़रूरी भी नहीं है, कानूनी तौर पे घोषित होना चाहिए। ठीक है, जबकि वन आवरण क्या कहता है, वन और मतलब वास्तविक पेड़ पौधों से ढका हुआ, उससे ये मैटर नहीं करता कि कानूनी रूप से वो वन घोषित है या नहीं है। अगर पेड़ है तो वो वन आवरण है। ठीक है, वास्तविक पेड़ से ढका हुआ क्षेत्र हम वन आवरण कहते हैं। केवल वही क्षेत्र जहां पेड़ पौधों की उपस्थिति है। समय के साथ ये बदल सकता है, क्योंकि समय के साथ क्या होता है कुछ क्षेत्रों की कटाई हो जाती है। जैसे अभी अडानी अंबानी वाले केस आप सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वनों की बहुत कटाई हो रही, तो वन आवरण जो है छत्तीसगढ़ का कम हो जाएगा, तो बदल सकता है वन आवरण। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो वन आवरण की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। वन क्षेत्रफल कितना है ये सब हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है वो 70% है। तो बहुत अच्छा भागीदारी, बहुत ज़्यादा योगदान है, इसको आप याद रखेंगे लघु वनोपज के संग्रहण में। ठीक, अब यहाँ पर अब कुछ और डेटा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मिनिमम कितना ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। तो ये चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मार्च 2025 की स्थिति में जो कुल जनसंख्या है वो कितना है तो लास्ट टाइम जनगणना हुआ 2011 में। 2011 के बाद जनगणना अभी हुआ नहीं, प्रोसेस में है, अभी चल रहा है। तो 1 मार्च 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या बताई गई है वो 3,08,67,000 बताया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। उस पर भी हम आएंगे, एग्जैक्ट डेटा भी हम आपको बताऊंगा। 2,55,045 के आसपास है जहां तक मुझे याद है, आगे हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। 70% यहाँ पर कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, कृषि में संलग्न है। यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या है वहाँ पे भी देखेंगे कृषकों में लघु और सीमांत कृषक ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये लघु कृषक, सीमांत कृषक क्या है? सीमांत कृषक ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होता है। 1 हेक्टेयर को अगर हम एकड़ में लेकर चलें तो 2.5 एकड़। अगर किसी के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है तो वो है सीमांत कृषक। और लघु कृषक क्या होता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास ज़मीन होता है वो लघु कृषक, और सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से अगर कम भूमि है तो। और राज्य की अधिकांश जनसंख्या लघु एवं सीमांत कृषक के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने लघु और सीमांत का मतलब भी आपको बता दिया। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। राज्य का मुख्य उपज धान, इसलिए तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं ना। और उच्च भूमि इलाकों में मक्का एवं कोदो, कुटकी, मोटे अनाज। अगर छत्तीसगढ़ ये है तो ये बीच वाले रीजन में जो ज़्यादातर उगाया जाता है धान ही उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर मोटे अनाज का जो है उपज ज़्यादा होता है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में छत्तीसगढ़ ही यहाँ पर देखेंगे देश में प्रथम है। महत्वपूर्ण नगदी फसलों में कपास, गन्ना और तिलहन। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के नगदी फसल में कौन कौन से शामिल हैं तो कपास है, गन्ना है, तिलहन है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ जो है वो वन संपदा, खनिज और जड़ी बूटियाँ,
आयुर्वेद इत्यादि से संपन्न राज्य है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। राज्य में जो महत्वपूर्ण मुख्य खनिज है वो क्या क्या है, तो यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से छत्तीसगढ़ परिपूर्ण है। प्रदेश में टीन उत्पादन में प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं पे टीन का उत्पादन होता ही नहीं, इसलिए 100% टीन उत्पादन छत्तीसगढ़ में कितना होता है, 100% छत्तीसगढ़ में होता है। कोयला तथा लौह अयस्क के उत्पादन में द्वितीय स्थान है छत्तीसगढ़। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला पेज देखते हैं। अभी कौन सी औद्योगिक नीति चल रही है, अगर आपसे पूछा जाए तो औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अभी चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व के 60 देशों का चयन किया गया है, जिसमें 20 ग्राम बस्तर जिले के ग्राम धुड़मारस का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में भी चयन किया गया है। ठीक है, तो 20 गांव में से यहाँ पर बस्तर का ये जो गांव है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। SDG जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट के तृतीय संस्करण 2023 तक राज्य के कुल 27 जिले फ्रंट रनर एवं 6 जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में आते हैं। चलो इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड हम देखते हैं। तो मातृ मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में कितना है और भारत में भी कितना, ये भी हम देख लेते हैं। तो मातृ मृत्यु दर होता क्या है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर अगर मतलब जन्मों पर किसी माता का मौत हो जाता है तो उसको हम काउंट करते हैं, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मौतों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे SRS 2018-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये संख्या है 97 और छत्तीसगढ़ में ये संख्या है 137। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। इससे पहले हमने पढ़ा था GDP, भारत का GDP। अब हम पढ़ रहे हैं GSDP, किसी भी राज्य का होता है GSDP, यहाँ पर राज्य लग जाता है, यहाँ पर बीच में S लग गया है ना, ये है आपका GSDP। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की कीमत आपको देखने को मिलता है GDP में भी, कि प्रचलित दर पर GDP या फिर स्थिर भाव पर। प्रचलित दर जो है वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से निकाला जाता है, और स्थिर भाव कैसे निकाला जाता है, कोई एक बेस ईयर, आधार वर्ष के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो बेस ईयर जो है और क्या बेस ईयर रखा जाता है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए स्थिर भाव पर जो आधार वर्ष रखा जाता है वो 11-12 अभी रखा जाता है। फिलहाल आते हैं प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान रहा, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान रहा, और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो छत्तीसगढ़ के GSDP मतलब छत्तीसगढ़ कुल कितना पैसा कमा रहा है, उसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्रचलित कीमत पर कृषि क्षेत्र का योगदान है 20.07, उद्योग क्षेत्र का 43.48 और सेवा क्षेत्र का 36.45। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान है उद्योग क्षेत्र का, और ये हम पढ़ रहे हैं डेटा वो प्रचलित कीमत पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्थिर भाव पर भी पढ़ सकते हैं कि स्थिर भाव पर कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान है 16.80, उद्योग क्षेत्र का 47.90, सेवा क्षेत्र का 35.30, और स्थिर भाव पर जो आधार वर्ष लिया गया है वो 11-12 लिया गया है। कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि कौन सा आधार वर्ष लिया जाता है, तो अभी फिलहाल 11-12 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उद्योग से क्षेत्र का ही योगदान ज़्यादा है, लगभग आधा है ना। तो यहाँ पर हम सब चीज़ देख लिया। अब आगे आते हैं छत्तीसगढ़ का राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रवार। इसका मतलब क्या है कि कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखी गई, उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखी गई, ये है प्रतिशत वृद्धि। ठीक, तो यहाँ पर 2024-25 के हिसाब से अगर हम देखें तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 5.38% वृद्धि, और उद्योग क्षेत्र में 6.92% वृद्धि अनुमानित है, सेवा क्षेत्र में 8.54%, और राज्य का जो मूल्यवर्धन है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उसमें हम देखेंगे तो 7.22%, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
7.5% ये अनुमानित है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि औसत वृद्धि, तो औसत वृद्धि 2012-13 से लेकर 24-25 तक जो औसत वृद्धि है कृषि क्षेत्र का, कम से कम आप याद रखिएगा। सबका याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कृषि क्षेत्र को आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। कृषि क्षेत्र का ज़्यादा पूछा जाता है। तो कृषि क्षेत्र का जो औसत वृद्धि है 5.39%, उसी तरीके से उद्योग क्षेत्र का 5.97, सेवा क्षेत्र का 6% और जीएसडीपी मतलब जीडी जो राज्य का अपना जीडीपी है उसमें औसत वृद्धि 5.88% जो है औसत वृद्धि ये अनुमानित है। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि जो है अलग अलग अगर देखेंगे ईयर के हिसाब से तो कैसे चल रहा है। तो उद्योग क्षेत्र में कभी उतार है कभी चढ़ाव है ना। तो पिछले 2-3 वर्ष से ये बढ़ ही रहा है। सेवा क्षेत्र में 1-2 वर्ष से घट रहा है। कृषि क्षेत्र में पिछले के कंपेयर में बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वो धीरे धीरे प्रतिशत वृद्धि बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर यहाँ पर हम देखेंगे तो 2024-25 में 1,62,877 रुपये अनुमानित है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो धीरे धीरे साल दर साल बढ़ रहा है। अब पिछले की अपेक्षा अगर आपसे वृद्धि पूछा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितना दर्शा रहा है? 9.37%। अब ये जो सारा जो डेटा है ना उसको आप ध्यान में रखिएगा। इधर के जो स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा ही पढ़ रहे हैं। जनसंख्या में आते हैं तो जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी जनगणना का ही डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार देखिए मैंने कहा भी था कि 2,55,45,000 के आसपास है और ये एग्जैक्टली यही है कि छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है 2,55,45,000 और 1 मार्च 2025 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 3,08,67,000 कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ का। लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 991 और यहाँ पर 994। जनसंख्या घनत्व 189, यहाँ पर 228 और साक्षरता दर जो है 70.28 और यहाँ पर 75.08%। कभी कभी 70.30 भी ले लिया जाता है एग्ज़ाम वगैरह में, 28 ना लेकर सीधा 3 ले लिया जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लीजिए कि कृषक परिवार है लगभग 40.10 लाख। जनसंख्या में देश में स्थान 16वां। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.11। ठीक है, हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो देश में कितना क्षेत्रफल के हिसाब से 4.1 लेकिन जनसंख्या के हिसाब से 2.1, ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण लिंगानुपात 1001 है जबकि शहरी लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का है 956 और लिंगानुपात में देश में स्थान छत्तीसगढ़ का 5वां। ठीक, आगे बढ़ता है। उचित मूल्य की दुकान पे हम देखें चर्चा करें तो राज्य में देखिए कुल उचित मूल्य की दुकान कितना संचालित है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है कुल उचित मूल्य की दुकान कितना शहरी कितना ग्रामीण है वो आप छोड़ो। कुल उचित मूल्य की दुकान है 13,879 है ना, 879। धान का समर्थन मूल्य, तो धान को 2 कैटेगरी में समर्थन मूल्य आपको याद रखना होगा। धान सामान्य, धान ग्रेड ए, इसको धान मोटा पतला भी कह दिया जाता है। तो सामान्य धान का जो समर्थन मूल्य है वो 2300 और धान ग्रेड ए का जो है ये करेक्ट कर लीजिएगा 2320 है, 2020 नहीं है 2320 है, यहाँ पर लिखा भी है ना 2300 और 2320 रुपये प्रति क्विंटल। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित है 2024-25 के लिए। ठीक है, तो ये प्रति क्विंटल है होता है, 1 क्विंटल के हिसाब से धान का समर्थन मूल्य। और राज्य में कुल राशन कार्ड धारी है 79.61 लाख। समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, इसको मार्कफेड भी कहते हैं। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है आपका जो इकोनॉमिक सर्वे का जो टेबल है स्क्रीनशॉट करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धान का तो मैंने आपको बता दिया था 2300 और 2320 सामान्य और ग्रेड ए का। चाहे तो मक्का का अभी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मक्का का समर्थन मूल्य 2225 है ना, 2225। उसके अलावा बाकी फसलों का भी दिया हुआ है, हर एक फसल का आप याद भी रख नहीं पाओगे, चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट धान और मक्का का आप याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्ट भी पूछ दिए जाते हैं इन सारे से संबंधित जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। जैसे धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो 2007-8 से धान खरीदी की समस्त व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कंप्यूटरीकृत किया गया है। चावल उत्सव राज्य में कब मनाया जाता है, तो चावल उत्सव फरवरी 2008 से मनाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कॉल सेंटर। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2008 से कॉल सेंटर भी संचालित है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो कॉल सेंटर का जो दूरभाष है वो है 1967। अब अगला टॉपिक है लोक वित्त। इसमें आपको जो छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व प्राप्ति है, राजस्व व्यय है और राजस्व आदि की कितना है, बस इतना एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा। तो राजस्व प्राप्ति यहाँ पर जितनी भी राशि दी गई है वो करोड़ में दिया गया है, तो यहाँ पर 1,25,900 करोड़ प्राप्ति अनुमानित है और राजस्व व्यय 1,24,840 और यहाँ पर आधिक्य देखा गया है 1,059। ठीक है, तो ये हो गया। कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान सबसे ज्यादा है, तो कर राजस्व टैक्स से जो आ रहा है तो कर राजस्व है 74.42%। ठीक है, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि देखी गई है, तो 13.60% वृद्धि देखी गई है। अब आते हैं अगला, संस्थागत वित्त एवं नियोजन। इसमें छत्तीसगढ़ में कुल कितने बैंक हैं, कितने शाखाएं हैं, एटीएम की संख्या कितनी, इस टाइप की चीज़ें भी पूछ दिया जाता है। तो राज्य में अभी जो कुल बैंकों की संख्या है 47, और डिटेल में देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्च 2024 तक 27 छत्तीसगढ़ में कुल बैंक है। उन बैंकों की शाखाओं की संख्या है 3412 और एटीएम की संख्या है 3,607। कितना पैसा जमा ये सब कुछ पूछा नहीं जाता। अब आते हैं हम प्राथमिक कृषि साख समिति जो है छत्तीसगढ़ में कितना है, तो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या है 2058 और इनमें देखेंगे कि समितियों में कुल कितने सदस्य हैं, तो 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है इन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से। तो कब से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, और राज्य में कुल जो धान उपार्जन केंद्र की संख्या है वो है 2739। अब कृषि एवं संबद्ध सेवा वाला टॉपिक में करते हैं। कृषि एवं संबद्ध सेवा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कृषि यंत्र सेवा कुल कितना है, तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र की संख्या है 3872। कृषि उपज मंडी, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कृषि उपज मंडी की संख्या है 69। कृषि उपज उप मंडी की संख्या, ये मंडी है ये उप मंडी है, इसको ज़्यादा पूछा जाता है। तो कृषि उपज उप मंडी की संख्या है 121। छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता कितनी है, तो अभी है आपका 21.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पर। यहाँ पर आते हैं, तो जब राज्य बना था, तो राज्य जब बना था 2000 के समय, वहाँ देखेंगे तो 3 वृहद, 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई परियोजना के साथ 13.28 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तो उस समय छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई क्षमता कितनी थी, तब आप याद रखेंगे कि 13.28 लाख थी। लेकिन वर्तमान में मार्च 2024 तक की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो 21.76 लाख हेक्टेयर ये हो गया है। और प्रदेश की सिंचाई क्षमता का प्रतिशत आपसे पूछा जाए, ये तो क्या हो गया, टोटल कैलकुलेट करके एरिया बता दिया गया है, लेकिन परसेंट वाइज पूछा जाए तो परसेंट वाइज जो प्रतिशत है वो है 39.27%।
अब यहाँ पर आप देखेंगे मछली पालन जल क्षेत्र, तो राज्य में कुल जितना जल क्षेत्र है उसमें से कितने जल क्षेत्र पे मछली पालन किया जाता है, तो ये है आपका 97.24% कुल जल क्षेत्र का, ठीक है। और राज्य में वृहद परियोजना अभी वर्तमान में कितना है, तो 8 वृहद परियोजना है, 4 निर्माणाधीन भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम, 2514 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना और 897 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित है, जबकि निर्माणाधीन जो है वो 4 है। तो जनरली वृहद परियोजना के बारे में पूछ दिया जाता है, तो वृहद में 8 हैं और 4 निर्माणाधीन हैं, ये आप याद रख सकते हो। कुल जल क्षेत्र मैंने आपको बता दिया था कि मछली पालन, इसको ज़्यादा पूछा जाता है ना कि मछली पालन जो है कितने % एरिया में किया जा रहा है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके टाइप करके भी लिख दिया है। लेकिन कुल जल क्षेत्र पूछा जाए तो कुल 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र राज्य में उपलब्ध है, जिसमें से 1.76 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली पालन किया जाता है और परसेंट वाइज 97.24%। ठीक, तो ये इतना जो मैंने अलग से किया है टाइप करके आपके लिए बना दिया, थोड़ा सा हाईलाइट किया, इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। पशुधन की बात करें राज्य में, तो राज्य में 1.59 करोड़ पशुधन है और पक्षी धन 1.87 करोड़ कुक्कट एवं बदक पक्षी धन है। तो पशुधन पक्षी धन की कुल संख्या आप याद रख लेंगे। वानिकी पर आते हैं, तो राज्य में वनों की स्थिति, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आप पेज नंबर 146 खोलकर भी देख सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि कुछ कुछ वेबसाइट में थोड़े बहुत अपडेट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ही बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर 59826 यहाँ पर नया अपडेट देखने को मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 59,820 अभी आपको बताया गया है, तो आप ये याद रखिएगा। तो वनों के प्रकार में एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, एक होता है अवर्गीकृत वन। तो ये क्या है पहले आप समझ लीजिए। आरक्षित वन क्या होता है, यहाँ एक तो किसी का प्रवेश मुश्किल होता है, अनधिकृत प्रवेश मतलब बिना इजाज़त के आप यहाँ पर जा नहीं सकते, यहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है। इसमें लकड़ी काटने, पशु चराने इत्यादि का भी अनुमति नहीं होता है। राष्ट्रीय अभयारण्य, उद्यान इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। तो ये हो गया आरक्षित वन, जहाँ पर टोटल प्रतिबंध होता है, ठीक है। संरक्षित क्या होता है, ये वन्य भूमि होता है जहाँ पर क्या होता है, कुछ समुदाय को, चाहे हो सकता है कि वहीं आसपास रहते हों कुछ जनजाति हैं जिनका जंगलों से घनिष्ठ संबंध है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर चराई करने, वहाँ के सामान को उपयोग करने का परमिशन होता है, ये होता है आपका संरक्षित वन। और अवर्गीकृत वन हो गया जो खुले वन हो गया, समझ गए आप। तो आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है 25,910, प्रतिशत वाइज 43.31%, संरक्षित वन का 24,036 40.18%, और अवर्गीकृत जो वन है वो है 9874, और यहाँ पर देखेंगे तो 16.61%। तो ये जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुल क्षेत्रफल आप याद रख लीजिएगा। कुल क्षेत्रफल में क्या है, सबको जोड़ोगे तो 100% आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। तो वानिकी से संबंधित तेंदुपत्ता वगैरह के बारे में पूछ दिया जाता है। तो तेंदुपत्ता का यहाँ पर उत्पादन जो है लाख में कितना टोटल उत्पादन हुआ है, तेंदुपत्ता का 15.56 लाख इतना उत्पादन हुआ है। मूल्य भी दिया गया है 1073 करोड़। तो मूल्य जनरली नहीं पूछा जाता, उत्पादन पूछा ही जाता है, मतलब पूछा जाता है तो उत्पादन ही पूछा जाता है। और तेंदुपत्ता में एक मानक बोरा में कितने जो है तेंदुपत्ता होते हैं, कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है। तो एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता होता है। वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पर आप देखोगे तो राष्ट्रीय उद्यान 3 है, टाइगर रिजर्व 4 है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य 11 है, बायोस्फीयर रिजर्व 1 है, हाथी रिजर्व 2 है, सफारी चिड़ियाघर 2 है, और मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित जो है ये 1 है। तो ये इसको याद रख लेना है ना। पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कितने हैं, ये पूछा जाता है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं खनिज पर। तो खनिज के बारे में हम देखते हैं तो कुल कितना उत्पादन, मुख्य खनिज के बारे में उत्पादन ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कोयला, लोहा,
बॉक्साइट, ये सब मुख्य खनिज हो जाते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखो तो मुख्य खनिज में कोयला का उत्पादन यहाँ पर 1000 टन के हिसाब से दिया गया है, तो उत्पादन 20.73, और ये क्या है, प्रतिशत है, योग मतलब उत्पादन का जो 1000 टन में है ये है आपका कितना है ये, 2,67,000, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक, 2,06,772 कोयला का उत्पादन हुआ है। लेकिन उत्पादन से ज़्यादा क्या पूछ दिया जाता है कि उसका योगदान में परसेंट, मतलब भारत में कुल जितना कोयला उत्पादन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ के कोयले का परसेंट कितना है। तो यहाँ पर योगदान का प्रतिशत का मतलब क्या है कि भारत में जितना कोयला का उत्पादन हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का परसेंट है 20.73%, लोहे का परसेंट है 16.64%, और टीन तो पूरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन होता है इसलिए 100%। आप चाहो तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसका उत्पादन 2,06,000, इसका उत्पादन 46,042, और चूना पत्थर का भी दिया है, टीन का भी दिया है। आप चाहें तो इस टेबल को पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको परसेंट को थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 14.42% रहा। तो ये उत्पादन मूल्य पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का कितना है ये बता दिया, 14.42%। ये तो हमने टेबल में पढ़ लिया। कुल खनिज राजस्व में 96.21% हिस्सा मुख्य खनिज का ही रहता है। देखिए खनिजों को दो भाग में बांट दिया जाता है, मुख्य खनिज और गौण खनिज। तो मुख्य खनिज का, जैसे मुख्य खनिज में क्या क्या आता है, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, ये सब आ गया। गौण खनिज में साधारण भाषा में बताऊं तो जैसे कि मुरम हो गया, है ना, और मुरम को तो खनिज नहीं बोलेंगे, मतलब आपका चूना पत्थर में भी अलग अलग कैटेगरी होता है ना, तो उसमें भी जो मान के चलिए जिसका मूल्य भी कम रहता है, और छोटे मोटे खनिज मान लीजिए, और मुख्य खनिज मतलब बड़े बड़े खनिज जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, जैसे कोयला, लोहा, तो ये मुख्य खनिज हो गया है ना। एग्जैक्टली कौन खनिज का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुख्य खनिज में आप ये याद रखें कि जो बड़े खनिज होते हैं उसको मुख्य खनिज कहते हैं, और इसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिखा गया 96.21% हिस्सा मुख्य खनिज का है, और 3.79% गौण खनिज का हिस्सा है। यहाँ पर हम देखते हैं 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का भी गठन किया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों के विकास के लिए ये किया गया है। तो सभी जिलों में इसकी व्यवस्था है। अब आगे बढ़ते हैं, उद्योग में हम देखते हैं। तो उद्योग में आप क्या क्या याद रख सकते हैं, एक तो अभी कौन सी औद्योगिक नीति चल रही ये याद रख लें। तो नई औद्योगिक नीति चल रही है अभी 2024, जो कि 30 तक चलेगा, इसको हम कहते हैं 2024-30। राज्य में 2023-24 की स्थिति में कुल करघों की संख्या है 20,100, जिसमें से बुनकर कितने हैं, 60,300 बुनकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में शामिल है। तो कार्यशील करघे हैं 20,100, बुनकर समितियां इसमें से है 343, जिसमें से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, 60,300। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केंद्र जो है संचालित है। अब कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सा है, ये नहीं पूछा जाता, संख्या इन जनरल पूछ दिया जाता है। तो उद्योग में इतना याद रख लेना। अब आते हैं हम विद्युत एवं आधारभूत संरचना। तो विद्युत एवं आधारभूत संरचना में आप क्या याद रखेंगे, राज्य की स्वयं विद्युत की जो उत्पादन क्षमता है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता है हमारे पास 2,978.70 मेगावाट। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका विद्युत उत्पादन है कुल राज्य का 2,978.70 मेगावाट, इतना छत्तीसगढ़ जो है बिजली उत्पादन करता है। अब इसमें से कई बार पूछ दिया जाता है कि इनमें से तापीय उत्पादन कितना है, मतलब थर्मल पावर प्लांट से कितना उत्पादन होता है, और जलीय उत्पादन कितना है, जो आपका जल विद्युत गृह है उससे कितना उत्पादन होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ताप विद्युत गृह से जो उत्पादन होता है कुल, वो आपका है 2840, और इतने ताप विद्युत गृह हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा में जो है, यहाँ पर 1,000 मेगावाट का उत्पादन होता है। तो ताप विद्युत गृह में सबसे ज़्यादा
कौन से जगह उत्पादन होता है वो याद रख लेना। जल विद्युत गृह का जो कुल क्षमता है वो है 138.70, और यहाँ पर मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह में 120 मेगावाट तो सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पाद होता है। ये 3 गुना 40 का क्या मतलब होता है कि 40 का 3 यूनिट, और इस तरीके से 120 मेगावाट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए 2840 मेगावाट तापी और 138.70 मेगावाट जल विद्युत। तो कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि जो कुल विद्युत उत्पादन है उसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तो किसका है, तापीय का, है ना, ताप विद्युत गृह से ही सबसे ज़्यादा हमको मिल रहा है। ठीक है, अब विद्युत उत्पादन क्षमता अगर देखेंगे 2000 में जब राज्य बना था तो मात्र 1360 था, वर्तमान में 2978 है अभी। ठीक, ये तो हमने देख ही लिया। और क्या है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना बताया, 3484 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3484 किलोमीटर है, ये याद रख लेना। इसको हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो ग्रामीण विकास एवं रोजगार में अब देखते हैं तो प्रदेश में कुल कितना जिला है, कितना जनपद पंचायत है, वो सब देख लेते हैं। तो वर्तमान ये सब कुछ जो डेटा है हम क्या है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मैं आपको बता दूं, वर्तमान में प्रदेश में 33 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 2011 के जनगणना अनुसार, ये तो वर्तमान में हो गया 33 और 146 जनपद पंचायत। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत 10,971 तथा 20,126 ग्राम है। लेकिन पंचायत विभाग के डेटा के अनुसार 2019-20 के डेटा के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायत और 20,255 ग्राम उपस्थित है। तो ये डेटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हो गया, और ये जो डेटा है वो पंचायत विभाग के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 2024-25 में सितंबर तक 21.17 लाख परिवारों को रोजगार मिला। तो कितने लोगों को रोजगार मिला इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत, ऐसा पूछ दिया गया। तो आप याद रखेंगे 21.17। इसमें कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं, तो 811.1 लाख, और इसमें महिलाओं का प्रतिशत 55.31 रहा। कुल कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, तो परिवारों की संख्या है 58,699। तो यहाँ पर सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये याद रख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नगरीय विकास पे आते हैं। तो नगर निगम कुल कितना है, नगर पालिका परिषद कुल कितना है, और नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में कुल कितना है, ये पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों में क्या है कॉमन, इकाई संख्या लास्ट 4 है, तो ये याद रख लेना। और टोटल करेंगे 4 × 12 तो इकाई संख्या 2 आ जाएगा। तो नगर निगम 14, इकाई संख्या 4 है तो 14। ठीक है, नगर पालिका 54 और नगर पंचायत 124, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, 4 4 4, और यहाँ पे क्या याद रखेंगे, 1 2 5 1, इन सबको जोड़ोगे तो 192 आ जाएगा। अब इसको कैसे भी ट्रिक बनाओ अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया कि सब में 4 4 4 लास्ट में है, इसको याद रख लेना। शहरीकरण को अगर हम देखेंगे तो 2011 की जनगणना में शहरीकरण का जो परसेंट बढ़ा था वो था 23.24%। शहरीकरण बढ़ा था, जिसमें सबसे ज़्यादा रायपुर भिलाई बेल्ट में शहरीकरण जो बढ़ा वो देखा गया। मुख्यमंत्री मितान योजना का टोल फ्री नंबर 14545 है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसमें इतना ही याद रख लें। शिक्षा में अगर हम बात करें तो शिक्षा में कुल कितने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा कहा जाए तो राज्य में 3 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक सीपेट के बारे में आपने सुना होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये रायपुर में है। सीपेट कहाँ पर है, रायपुर में है। ठीक है, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी मतलब जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, CSVTU तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी एक है। और एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका, एक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज है अंबिकापुर में। 2 स्वशासी स्ववित्तीय एवं 22 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 3 हो गया, और 22 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में है। 7 राजकीय विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, तो
राज्य की यूनिवर्सिटी जो है 7 है और निजी प्राइवेट जो है वो 17 है। ठीक, तो एक दो फैक्ट याद रख लेना, इसमें इतना पढ़ते हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था मातृ मृत्यु दर के हिसाब से, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 137 प्रति लाख जीवित जन्म पर है। नौनी सुरक्षा योजना कब चालू किया गया? 1 अप्रैल 2014 से लागू है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिलता है? अधिकतम 50,000 रुपये तक का लाभ मिलता है। 30 सितंबर 2024 की स्थिति में 52,220 कुल आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। तो एटलीस्ट इतना आपको आर्थिक सर्वेक्षण में याद रखना होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।